तो महान ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। आज का जो हम लोगों का विषय है, आप सभी को पता है कि टाटा कैपिटल का जो है वो आईपीओ आने वाला है। और जैसे ही टाटा का नाम आता है वैसे ही एक मार्केट में अलग तरीके की सेंसेशन चलती रहती है। तो आज हम लोग टाटा आईपीओ को जड़ से लेकर के कंप्लीट करेंगे, जहां पे आप लोगों को बस फोकस करना है और हम कंप्लीट डेटा रिसर्च के साथ आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के एक बेहद बड़े और लंबे समय तक इंतजार हो रहे आईपीओ का, जिसका नाम है, आप सभी को पता है, टाटा आईपीओ। टाटा कैपिटल का जो है वो आईपीओ आप लोगों के सामने आ रहा है। अब अगर हम लोग बात करें तो लगभग 20 साल बाद टाटा ग्रुप किसी नई कंपनी को लेकर के शेयर मार्केट में अपना अनाउंसमेंट करने जा रहा है एज एन आईपीओ। जैसा कि हम लोगों को हर बार ऐसा होता है कि जब भी टाटा का नाम आता है तो लोगों के मन में एक सबसे पहला ख्याल, सबसे पहला एक विश्वास कह लीजिए होता है कि रिटेल इन्वेस्टर को डिस्काउंट बेहतरीन मिलेगा। लेकिन इस बार भी क्या यह टाटा कल्चर को जारी रखेगा? क्या रतन टाटा जी के जो इससे पहले के बुनियादी तरीके थे, क्या उसमें कुछ बदलाव हो सकता है? तो इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे सवाल के जवाब हम लोग इस पूरे आईपीओ का विश्लेषण क से लेकर ग तक करने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ कंटेंट के साथ जुड़े रहिए, जहां स्थाना ट्रेडिंग स्कूल का पहला मुहिम होता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो सबसे पहला विषय है कि what does the टाटा कैपिटल डू। टाटा कैपिटल जो है वह करती क्या है, सबसे पहले हम लोगों को इस बारे में जानकारी रखनी है। तो टाटा कैपिटल आखिर करती क्या है, ये आप सभी लोग कहीं ना कहीं अपने जनरल सेंस में जानते होंगे। कंपनी का मुख्य काम है लैंडिंग, मतलब कर्ज देना, लोन देना, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो। इसके अलावा कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट और प्राइवेट इक्विटी के क्षेत्र में भी काम करती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 97% जो कमाई है, वह मेजर जो उनका कमाई है वो लोन डिपार्टमेंट से आती है। लोन देने से जो बिजनेस होता है वो सबसे बड़ा भाग इसमें आता है। तो अब इसी के एक कदम आगे चलने के बाद अब कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल्स को भी देखें। अब अगर हम अपनी इस यात्रा को फाइनेंशियल ग्रोथ या कंपनी के मॉड्यूल ग्रोथ के बारे में चर्चा करें तो कंपनी की शुरुआत 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से ठीक पहले और तब से लेकर इनमें जबरदस्त विस्तार आया है। आज की तारीख में अगर हम टाटा कैपिटल को देखें तो 1500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। खास तौर पर साउथ इंडिया में इनकी एक बड़ी बेहतरीन तरीके से मौजूदगी है। साल 2023 में जहां इनके पास मात्र 540 से एक कम, मतलब 539 ब्रांचेस थी, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर के 3 गुनी हो गई। और पूरा डेटा क्या निकल कर आया, 1500 के लगभग। सिर्फ ब्रांच ही नहीं, लोन डिसबर्समेंट, कस्टमर बेस भी कंपनी में अगर ग्रोथ देखें तो 2x से बेहतरीन ग्रोथ इन्होंने दर्ज किया है। और टाटा का नाम यकीनन हम और आप बेहतर बेमिसाली की दुनिया में जानते हैं कि टाटा ग्रुप किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम करता है तो उसको लेकर के हमेशा एक पॉजिटिव रुझान कस्टमर और रिटेलर के एंड ऑफ से हमेशा बने रहता है। एज एन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कंपनी हमेशा से ट्रस्टवर्दी रही है। इसके हम कुछ अच्छाइयां, बुराइयां, ट्रस्ट फैक्टर, रिस्क फैक्टर, इन सब के बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले बेसिक रूप से थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि अगर हम कर्मचारियों की संख्या को देखें तो कंपनी ने संख्या को 15,000 से लेकर के 30,000 तक पहुंचाया है। यहीं अगर हम बिजनेस की रफ्तार को देखें तो बिना किसी शक के इन्होंने अपने ग्रोथ को, अपने कंपनी के फंडामेंटल्स को, अपने मॉड्यूल को, पूरी प्रक्रिया को बड़ी सुचारू रूप से चलाया है। अब अगर हम लोग चलिए थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स में तो स्टडी कर चुके हैं, अब हम थोड़ा सा फाइनेंशियल और रिस्क दोनों को एक साथ ऐड ऑन होकर के हम लोग बातचीत करेंगे। अगर हम 2023 में देखें तो इसकी फाइनेंशियल्स और रिस्क दोनों को एक साथ कैलकुलेट करके चलेंगे। 2023 में कंपनी की इंटरेस्ट इनकम अगर देखा जाए तो इन्होंने लगभग 14,000 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि 2025 की बात करें तो ये 14,000 से बढ़ करके 25,000 करोड़ के पार चली गई। नेट इन्वेस्टमेंट भी इनका लगभग डबल हुआ है। इतना ही नहीं, कंपनी ने लगभग 75 से 80% लोन सिक्योर्ड लोन किए हुए हैं, यानी उनका रिस्क मैनेजमेंट देखें तो बहुत मिनिमाइज्ड है। क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर हम एनपीए देखें कि किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का सबसे बड़ा मैट्रिक्स कहां पर जाकर के लूप बन जाता है, जहां पर उनका एनपीए सबसे ज्यादा होता है। तो इन्होंने क्या किया है, इस चीज को बहुत ही बखूबी निभाया है। और टाटा कैपिटल अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा सिक्योर्ड लोन पर अपने आप को ज्यादा स्थापित किया। तो 75 से 80% तो जो है इनका लोन सिक्योर्ड लोन
बैकबोन है, यानी कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अंदरूनी रूप से बहुत मजबूत है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 2023 में 13,600 करोड़ का था और 2025 में बढ़कर ये 28,000 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो थोड़ी ग्रोथ स्लो है, मतलब 3,000 करोड़ से बढ़कर ये 3,000 करोड़ से बढ़कर 3,650 करोड़ तक हुई है। तो 3,000 से लेकर 3,600 तक की अगर बात करें तो इनका थोड़ा सा ग्रोथ जो है नेट प्रॉफिट का हम लोग स्लो मान सकते हैं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है रेवेन्यू ग्रोथ इज द सीड, प्रॉफिट ग्रोथ इज द फ्रूट। यानी अगर सेल्स तेजी से बढ़ रही है तो मुनाफा भी आने वाले समयों में बढ़ जाता है। और दूसरी चीज, टाटा का अपना एक अलग से ट्रस्ट रहा है, टाटा को लेकर के एक अलग से मार्केट में एक्साइटमेंट रही है, तो उसका भी फेवर, उसका भी फैक्टर कहीं ना कहीं इसके अंदर इन होगा। अब जानते हैं कि रिस्क को लेकर के कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए रहा है, एनपीए का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट एसेट्स, मतलब सबसे बड़ा रिस्क किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज में, किसी भी फाइनेंशियल कंपनीज के लिए सबसे बड़ा रिस्क जो है ये एनपीए का रिस्क होता है। तो फरवरी 2024 में अगर देखा जाए तो ये 1.7% था, जो कि फरवरी 2025 में देखा तो ये बढ़ गया है 2.3% तक पहुंच गया है। मतलब फरवरी 2024 में अगर देखें तो 1.7 था, अब देखें तो 2.3% हो चुका है। फिलहाल ये भी 3% से नीचे है, जो कि अगर हम फाइनेंशियल मैट्रिक्स में फंडामेंटल रिसर्च करें तो 3% से नीचे एनपीए को हम बैंक्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं मानते हैं, यह भी स्वीकार करने वाला एक स्तर है। लेकिन 3% से ऊपर जाने पर यकीनन इसमें जो है आपको हमको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कंपनी के आईपीओ से संबंध में हम लोग सारी चीजों को जान लेते हैं। अगर कंपनी का ये रिस्क बढ़ता है तो ये बात समझिएगा कि कंपनी को रिकवरी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और वहीं सबसे ज्यादा इनका नुकसान होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा अबाउट आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। टाटा कैपिटल का ये जो आईपीओ लगभग 15,500 करोड़ की इनकी मांग है, 15,500 करोड़ रुपए ये मार्केट से जुटाने की पूरी तैयारी में है, जिसमें 6,800 करोड़ इनका फ्रेश इशू है, जो कंपनी को अपनी लैंडिंग क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। भाई इनके पास फंड होगा तभी तो ये आगे मार्केट में देंगे और वहीं से इंटरेस्ट रेट से पैसा कमाएंगे। आईपीओ के बाद टाटा ग्रुप का जो होल्डिंग हिस्सा है वो 95% से घटकर 85% रह जाएगा, जो कि अमूमन बहुत अच्छा होता है एज अ प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो टाटा सन्स और टाटा ग्रुप की ट्रस्ट इकाइयां हैं। ये हम लोग शुरुआत से जानते हैं कि टाटा की जितनी भी कंपनियां हैं उनकी इकाइयों के ऊपर जो मॉनिटरिंग होती है वो टाटा सन्स और टाटा ग्रुप ही करता है, तो इसमें भी इकाई उसी के ऊपर है। इससे कंपनी की जो ब्रांड क्रेडिबिलिटी है वो और ज्यादा मजबूत है। बीच में अगर आपने मार्केट को देखा होगा तो इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि टाटा सन्स और टाटा ग्रुप बहुत सारी अपनी डाउनलाइन की जो सिस्टर कंसर्न कंपनियां हैं उस पर से अपना कंट्रोल उनको पेरेंट बनाने के मूड में है। लेकिन अगर जब यहां से बात समझ में आई कि इस टाटा कैपिटल का जो आईपीओ आ रहा है इसमें भी अगर हम मॉनिटरिंग की बात करें तो टाटा सन्स और टाटा ग्रुप दोनों सक्रिय भूमिका निभा रहा है, तो इससे जो मार्केट में इनकी क्रेडिबिलिटी है ये और मजबूत हुई है, जो कि नो डाउट इनका ट्रस्ट फैक्टर भी इसके साथ इनको और मजबूती देगा। अब देखते हैं कि कंपनी के जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं ये आपस में मिल करके कौन सी भूमिका को निभा रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर्स की बात की है तो बजाज हाउसिंग की हम बात कर रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो अभी तक आदित्य बिरला की बात कर लें, इसमें हाउसिंग फाइनेंस सबसे बड़ी तेजी से इनका जो कॉम्पिटिटर है वो इसमें काम कर रहा है। लेकिन टाटा कैपिटल ने इसे भी इसी सत्र में अगर देखा जाए तो सीएजीआर वैल्यू अगर देखा जाए, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, तो 32% की रफ्तार से टाटा कैपिटल ने आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस को भी पीछे छोड़ दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है आरओई जिसको हम कहते हैं, तो आरओई के संदर्भ में देखा जाए तो इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन टाटा कैपिटल का ही है। अगर हम ब्रांच ग्रोथ रेट देखें तो टाटा कैपिटल की स्पीड जो इनकी सीएजीआर वैल्यू है, ग्रोथ रेट की सीएजीआर वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ब्रांचेस ओपनिंग, तो वहां पे भी 66% है हर ब्रांच को कैलकुलेट करते हुए एवरेजली, जो बाकी कंपनियों से अमूमन बहुत आगे हैं। तो इसका मतलब यहां पर भी इनको उस मामले में एडवांटेज मिलेगा। अब अगर हम वहीं पर कॉम्पिटिटर और इनके कंपनी के कुछ बेसिक बुनियादी की बात करें तो फंडामेंटली कंपनी को रिसर्च करना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे रिसर्च के हिसाब से इस कंपनी ने अपने आप को एक बेहद मजबूती फंडामेंटल में रखा हुआ है। ग्रोथ की बात करें, ट्रस्ट की बात करें तो एक मजबूत ब्रांड है। टाटा का नाम सुनते ही 50% तो विश्वास का ही खेल हो जाता है। लेकिन अगर बात करें वैल्यूएशन की तो प्री आईपीओ का जो पीई रेशियो है लगभग 36 था, जो कि पोस्ट आईपीओ में करीब 33 रहने वाला है। तो पीई रेशियो के संदर्भ में 36 से लेकर 33 तक की बात
चल रही है। मतलब कंपनी सस्ती नहीं माना जा सकता है, कंपनी ओवर वैल्यूड भी नहीं माना जा सकता है। अगर हम माने तो इसको रफली फेयर वैल्यू में ही रखना ठीक है, मतलब गलत भी नहीं कहा जा सकता और सही भी नहीं कहा जा सकता। मतलब ना तो कंपनी ओवर वैल्यूड माना जा सकती है, ना तो कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जा सकती है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई आपके जहन में टाटा को लेकर के कि क्या टाटा ग्रुप इस बार भी रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट देगा। तो जवाब है कि मैंने जो पूरा रिसर्च किया तो पता चलता है कि शायद उतना ज्यादा नहीं, इस बार डिस्काउंट वैसा नहीं दिखाई दे रहा है जैसा टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में दिखा था, जहां लोगों ने 100% से ज्यादा लिस्टिंग गेन में ही कमा लिया था। अभी इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 7% है, 7% के आसपास है, जो बताता है कि इस बार लिस्टिंग गेन लिमिटेड ही रहेगा, कोई बहुत बड़ा वहां पर एक सडन चेंज नहीं आ सकता। तो क्या ये रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप का रिटेल डिस्काउंट का जो कल्चर है वो खत्म हो रहा है? ये हमारे आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न आएगा। तो इसका जवाब है कि देखो भाई, जो आईपीओज खरीदने वाले हैं, जो लोग आईपीओज में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसका जवाब आईपीओ के आ जाने के बाद हमें थोड़ा सा दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो टाटा कैपिटल जैसी फंडामेंटली मजबूत कंपनी में अगर आपने थोड़ा सा भी करेक्शन और डिस्काउंट फेज में, जरूर आपको वॉच लिस्ट में आप इसे रख सकते हैं, जरूर यकीनन ये आपको रिसर्च के लिए एक अच्छा। लेकिन हम यहां पर किसी प्रकार से आपको कोई बाइंग एंड सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप रिसर्च के बेस पे अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल स्टडी के माध्यम से इस सब चीजों को आप तक पहुंचाता है, जहां पर आप इससे जुड़ी हुई सारी तथ्यों को बहुत बखूबी से समझ सकें। फिर आप उसके बाद अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से, अपने स्वयं के विवेक से आप इसमें होल्डिंग लें ना लें, होल्ड करें ना करें, सेल करें बाई करें, ये आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है, जहां अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल इस संदर्भ में किसी प्रकार की आपको कोई टिप्पणी नहीं करता है। तो टाटा कैपिटल आईपीओ की अगर हम फंडामेंटली मजबूती की बात करें तो यहां से एक ग्रीन सिग्नल है, ग्रोथ की बात करें तो ग्रीन सिग्नल है, वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़ा हाई रखा गया है। तो सोच समझकर निवेश करना और लॉन्ग टर्म का विजन ही रखना यहां पर पॉजिटिव संकेत एक रिटेलर इन्वेस्टर को देता है। अगर हम एनालिसिस पसंद आया हो, आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आया हो, तो आप संस्था को, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल को, इनके प्रयास के लिए लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। साइनिंग आउट।